मुझे लगता है आप मुझसे तंग आ गए होंगे क्योंकि मैं बार बार खुद को दोहराता हूं। जब भी आप अपनी किसी भी मूल्य को छोड़ देते हैं ताकि दूसरों के लिए जगह बना सके या उन लोगों को समायोजित कर सके जिन्हें ना तो आपके मूल्यों की समझ है और ना ही आपकी सभ्यता, आपकी पहचान, आपके कानून या आपके मानदंडों में कोई रुचि है, तो आप किसी को भी खुश नहीं कर रहे होते। आप अपनी समाज को बेहतर नहीं बना रहे हैं। असल में आप अपने समाज को उसके अब तक के सबसे बुरे दौर में धकेल रहे हैं। असल में आप अपनी समाज को और भी खराब बना रहे हैं, क्योंकि हर बार जब आप अपने मूल्यों पर समझौता करते हैं तो आप कुछ खोते हैं और वे कुछ हासिल करते हैं। और इसका मतलब क्या है? असल में इसका मतलब यह है कि आपका देश उन लोगों के देश जैसा बनता जा रहा है जिन्होंने अपने देश इसलिए छोड़ दिए क्योंकि वे रहने लायक नहीं थे। तो ये सच में एक दुष्चक्र है। मेरा मतलब है, अगर आप अपना देश इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वह अच्छा नहीं था और फिर आप वही मूल्य अपने नए देश में ला रहे हैं क्योंकि वह आपके पुराने देश जैसा नहीं है, तो फिर आप उसे उसी देश जैसा क्यों बना रहे हैं जिसे आपने छोड़ा था? इसमें कोई तुक नहीं बनती। हमारे नेताओं को ये कौन समझाएगा? मैं आपको क्यों बता रहा हूं। असल में इससे पहले कि मैं ऐसा करूं, मुझे आपको स्पीकर कॉर्नर के बारे में थोड़ा सा इतिहास बता लेने दीजिए, ठीक है? क्योंकि स्पीकर कॉर्नर ब्रिटिश पहचान के लिए या आज ब्रिटेन में जो लोकतंत्र का स्वरूप है उसके लिए बहुत ही बुनियादी है। ठीक है, स्पीकर कॉर्नर की शुरुआत 18वीं सदी में ऐसे हुई थी। यह इलाका पहले टाइबर्न कहलाता था, जहां सार्वजनिक फांसी दी जाती थी। फांसी से पहले दोषियों को अंतिम भाषण देने की अनुमति मिलती थी, जिससे सार्वजनिक भाषण की परंपरा शुरू हुई। तो 1700 के दशक में यही हुआ करता था। 19वीं सदी के मध्य में हाइड पार्क में मतदान, श्रमिक अधिकार और संसदीय सुधार पर बड़े राजनीतिक प्रदर्शन हुए। अब ये 1850 के दशक 1866 से 1877 के बीच हो रहा था, जब अधिकारियों ने सुधार प्रदर्शनों को रोकने की कोशिश की तो हिंसक झड़पें भड़क उठीं। जनता के दबाव से संसद ने शांतिपूर्ण सार्वजनिक सभाओं की अनुमति के महत्व को स्वीकार किया। देखिए, ये करीब 200 साल पहले हुआ था, है ना? 200 साल पहले ब्रिटिश लोगों ने सार्वजनिक रूप से बोलने का अधिकार पाने के लिए पूरी ताकत से संघर्ष किया था। लगभग 200 साल पहले यह स्पष्ट रूप से आधुनिक ब्रिटेन को आकार देने वाला था। 1872 में रॉयल पार्क्स एंड गार्डन रेगुलेशंस एक्ट ने स्पीकर कॉर्नर को नियमों के तहत सार्वजनिक भाषण के लिए औपचारिक रूप से नामित किया। इसे स्पीकर कॉर्नर के आधिकारिक शुरुआत के रूप में माना जाता है। तो लगभग 150 साल पहले ब्रिटेन उन देशों और लोगों से कहीं अधिक उन्नत था जो आज आ रहे हैं। लगभग 150 साल पहले। इसमें हैरानी नहीं कि ब्रिटेन आगे चलकर दुनिया पर राज करने लगा और सबसे महान आधुनिक उदार लोकतंत्रों में से एक बना। लगभग 150 साल पहले स्थापित की गई उन मूल्यों की आज बहुसांस्कृतिकता के नाम पर बलि दी जा रही है। मैंने आपको ये क्यों बताया? इस महिला को देखिए, इस बहादुर ब्रिटिश महिला को देखिए, जिस पर एक मुस्लिम आदमी ने हमला किया और उसे स्पीकर कॉर्नर पर सिर काटने की धमकी दी। वैसे पॉसी पार्कर एक महिला है, केली जे किंग उनका नाम है। केली जे करीब 150 साल पहले केली जे के पूर्वजों ने यह अधिकार अर्जित किया था और ब्रिटिश सत्ता को लोगों की बात सुनने के लिए मजबूर किया था। उन्हें सिर काटने की धमकी किसने दी थी? आप जानते हैं, वही आम संदिग्ध, वे लोग जो आज भी लोगों को सूली पर चढ़ाते हैं, जो आज भी लोगों को सिर्फ सार्वजनिक रूप से गाने या अपनी सरकार के खिलाफ बोलने के लिए क्रेन से लटका देते हैं। आप जानते हैं तालिबान क्या करते हैं? वे सचमुच 200 साल पीछे है। और ब्रिटिश प्रतिष्ठान और पूरा पश्चिमी प्रतिष्ठान सोचता है कि जब हम इन लोगों को अपने देशों में लाते हैं तो ये लोग हमें समृद्ध करते हैं। नमस्ते। नमस्कार। हाँ, तो वो आदमी अभी मेरे पास आके कह रहा था कि वो मेरी गर्दन काटने वाला है। वो आ रहा है, वो आ रहा है। यही वो आदमी है अपने चेहरे के साथ उसने ग्रे और सफेद टी शर्ट पहनी है। यही आदमी। और इसे देखो, इन लोगों की हिम्मत तो देखो। असल में नहीं, ये हिम्मत नहीं है। इन्हें हमारे इस्लामिस्ट समर्थक रीढ़हीन नेताओं ने और भी हिम्मत दी है।
उसे समझ नहीं आ रहा कि उसने क्या गलत किया। वो समझ नहीं पा रहा है, जबकि हर प्रवासी को यह समझना चाहिए था कि ठीक है, तुमने अपना पिछड़ा देश पीछे छोड़ दिया है। शायद तुम अपने देश में खुलकर बोल नहीं सकते, लेकिन पश्चिमी देशों में हमें अपनी बात कहने की आज़ादी है। हमें धर्मों की आलोचना और उनका मजाक उड़ाने की इजाज़त है। हम अपने ही धर्म यानी ईसाई धर्म की भी आलोचना और मजाक कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे नेता कमज़ोर है, उन्होंने इतने समय से उनकी चापलूसी की है कि अब वे सच में मानने लगे हैं कि कोई भी उनके 7वीं सदी के युद्ध सरदार की आलोचना नहीं कर सकता, कोई भी उनके धर्म की आलोचना नहीं कर सकता। वे सच में यही मानते हैं। ये बातचीत और दिलचस्प होती है। उसे देखो, उसे कोई डर नहीं है। इसीलिए दोस्तों, हमें इन्हें डराना होगा। उन्हें पश्चिमी सभ्यता से डरना चाहिए, उन्हें पश्चिमी कानूनों से डरना चाहिए। इसे देखो, ये महिला मेरे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भला बुरा कह रही है। वह ब्रिटिश लहजे में बोल रहा है। हे भगवान, देख रहे हो दोस्तों, ये लोग इंग्लैंड में जन्मे और पले बड़े होने पर भी नहीं समझते कि तुम्हारे पीडीएफ पैगंबर का उपहास किया जा सकता है। असल में यही व्यवहार है जिसने उनके पैगंबर को इतिहास का सबसे ज्यादा अपमानित व्यक्ति बना दिया है। तुम जानते हो, उन्हें यह बताना बहुत पसंद है कि वो इतिहास में सबसे ऊपर है, नंबर 1 व्यक्ति है, जिसने सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की किताब लिखी। लोग उसे दिव्य प्रमाण मानते हैं कि उसने मोहम्मद को नंबर 1 और यीशु को 4 रखा, और बार बार उसी का हवाला देते हैं। असल में मोहम्मद इतिहास में सबसे अधिक अपमानित और आलोचित व्यक्ति हैं। उन पर उनकी आलोचना भी एडोल्फ हिटलर से कहीं ज्यादा होती है, और उन पर हमले भी होते हैं। एडोल्फ हिटलर की आलोचना इतिहास और राजनीति में होती है, लेकिन मोहम्मद का अपमान इन्हीं लोगों के कारण होता है। देखिए, वह सच में पुलिस वाले के पास यह सोचकर आया है कि वह सही है और अभी अपने किए को कबूल भी करेगा। उन्हें इतनी हिम्मत किसने दी दोस्तों? किसने? हमारी व्यवस्था, हमारे दयनीय गद्दार देशद्रोही नेता ही इसके जिम्मेदार है। उन्होंने ही ऐसा किया जब उन्हें कहना चाहिए था। जब डेविड एमएस की हत्या एक इस्लामवादी ने इस्लाम की आलोचना करने पर कर दी थी, जबकि उन्होंने तो इस्लाम की आलोचना भी नहीं की थी। मुझे लगता है उन्होंने बस इतना ही कहा था। उन्होंने कुछ ईश निंदा के बारे में कहा था कि ईश निंदा की अनुमति होनी चाहिए या कुछ ऐसा। बहुत हल्का था। उन्होंने कुछ नहीं किया। एक इस्लामवादी ने एक मौजूदा सांसद की हत्या कर दी थी। वो समय था जब ब्रिटिश सत्ता प्रतिष्ठान को हिम्मत दिखानी चाहिए थी और कहना चाहिए था, सुनो, अगर तुम ऐसा करते हो तो हम ना सिर्फ तुम्हें जेल में डालेंगे, बल्कि जो भी तुम्हारे प्रति सहानुभूति दिखाएगा उसकी नागरिकता रद्द कर देंगे और तुम्हें तुम्हारे रेगिस्तानों में वापस भेज देंगे। उन्हें यही करना चाहिए था। उन्होंने ऐसा नहीं किया, और देखो अब ये लोग कितने हिम्मती हो गए हैं। इनका यहाँ होना गैर कानूनी है। ये महिला मेरे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भला बुरा कह रही है। कभी मत कहो कि इनका यहाँ होना गैर कानूनी है। ये गैर कानूनी नहीं है। मुझे नहीं पता ये क्या है। इसे देखो, देखो, इसे देखो, DEI। सोचो अगर वह अकेली होती। मैं तुम्हारे लिए लाऊंगी। इसे देखो, अगला वीडियो देखो। मैंने इसे वीडियो में रिकॉर्ड किया है। नहीं, मैंने इसे सुना। दोस्तों इसे एक तरफ ले चले। नहीं नहीं, बस उससे थोड़ा दूर हो जाएं। मेरा अपना, मेरा अपना, मेरा अपना विश्वास। हाँ, एक दोस्त हो। मेरे एक दोस्त। क्या तुम रिकॉर्डिंग करते रहते हो? वो एक दोस्त है। वो अभी अभी आया और बोला, क्या तुम इस्लाम के बारे में बकवास करते रहोगे? मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। मुझे लगता है ये एक असली धमकी है। तुम समझ रही हो ना बात? हाँ, तुम वहाँ नहीं हो, यार। बार के बहुत करीब। तो मैं चाहूंगी तुम। शांति। इससे मुझे चिंता और परेशानी हुई है और मैं बटन दबाना चाहता हूँ ताकि मैं बिल गोल तक पहुँच सकूँ। उसकी धमकी इस वीडियो में सुनी जा सकती है। चलिए देखते हैं। वे कहाँ थे? उस मनहूस दिन वे कहाँ थे? हाँ ठीक है, मैं करूंगी। तुम क्या करने वाली हो? तुम क्या करने वाली हो? तुम क्या करने वाली हो? नहीं, यहाँ से जाओ। पुलिस कहाँ है? तुमने कहा वो मेरा गला काट देगा। पुलिस? क्या हमारे पास कोई है?
फिर से दोस्तों, ये स्पीकर कॉर्नर है। करीब 200 साल पहले ब्रिटिश लोगों ने सार्वजनिक रूप से खुलकर बोलने का अधिकार पाने के लिए बलिदान दिया था। फिर वही ब्रिटिश सरकार 200 साल बाद इन बर्बर लोगों को ले आई जो खुलेआम धमकी दे रहे हैं। आप सोच सकते हैं, हैरिस सुल्तान बस धमकी दे रहा होगा, शायद वो सिर्फ नाराज है, हमें इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। सच? बस पिछले हफ्ते की बात याद कीजिए, जब पूरी दुनिया एडिनबर्ग की उस घटना पर रो रही थी जहां एक स्कॉटिश व्यक्ति ने कथित तौर पर 5 मुसलमानों को गैर घातक रूप से चाकू मार दिया था। जाहिर है, क्योंकि आप जानते हैं वहां एक बहुत सी साजिश थ्योरीज है, लेकिन जितनी गहराई से पड़ताल करते हैं मामला उतना ही धुंधला होता जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पीड़ितों में 2 मुसलमान और 3 गैर मुसलमान थे। तो क्या यह इस्लाम से जुड़ा था? हमें नहीं पता। चलिए आधिकारिक बयान मानते हैं। जब एक गोरा मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति ने नफरत में अचानक आम मुसलमानों पर चाकू से हमला करना शुरू कर दिया था और पूरी दुनिया इस पर हंगामा कर रही थी। मुसलमान कई दिनों तक रोते रहे। इसके 24 घंटे से भी कम समय बाद ये घटना हुई और वैसे किसी ने इसके बारे में सुना भी नहीं। किसी ने इसके बारे में नहीं सुना। मैं आपको इसका वीडियो नहीं दिखाऊंगा। ये हुआ। यहाँ एक ईसाई प्रचारक, यह भी स्पीकर कॉर्नर है, को एक इस्लामवादी ने बेरहमी से चाकू मार दिया। 24 घंटे से भी कम समय बाद किसी ने इसके बारे में बात नहीं की और जाहिर है। और इसे देखिए, आधे मिलियन से ज्यादा बार देखी गई ये ब्रिटिश लिपस्टिक मुस्लिम महिला लंदन में इसके लिए रो रही थी। एडिनबर्ग चाकू मारने की घटना पर कोई चर्चा नहीं, अब ये आम हो गया है। क्या आपको ये आदमी याद है? ये वही आदमी है जिसने बैटली स्कूल के शिक्षक को छुपने पर मजबूर किया था। उसने क्या कहा और उसका जुर्म क्या था? वह छात्रों को स्पीकर कॉर्नर और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पढ़ा रहे थे और इस जिहादी ने अपने स्थानीय मुसलमानों को भड़काया। बैटली ग्रामर स्कूल के बाहर बहुत आक्रामक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया और वह शिक्षक अभी भी छुपा हुआ है, क्योंकि वह जानता है, और सही भी है, वह जानता है कि उसके साथ क्या हो सकता है। ये दाढ़ी वाले लोग, दोस्तों, ये दाढ़ी वाले लोग पश्चिमी देशों को चला रहे हैं, खासकर यूके को। यूके तो गया काम से। और जाहिर है, कौन भूल सकता है हातुन ताश को, जो एक पूर्व मुस्लिम ईसाई है और स्पीकर्स कॉर्नर पर चाकू मारी गई थी। उन्हें किसने चाकू मारा था? हाँ, आप जानते हैं, वही आम इस्लामिस्ट्स, एडवर्ड लिटिल। वो असल में एक श्वेत मुस्लिम कन्वर्ट था। तो यहाँ तक कि जो कन्वर्ट होते हैं, आप जानते हैं, जैसे ही वे इस्लाम के वायरस से संक्रमित होते हैं, वे इस्लामवादी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। मेरा सवाल है, हम इसे क्यों होने दे रहे हैं? ये देशद्रोह जैसा है। जैसा मैंने कहा, इन इस्लामिस्ट्स और जिहादियों को पश्चिमी कानूनों से डरना चाहिए। और जब मैं हम कहता हूं तो मेरा मतलब है सभी पश्चिमी लोग, चाहे आप अमेरिका में हो, कनाडा में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी हो। हमें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। सहिष्णुता का युग खत्म हो चुका है, असहिष्णुता का युग शुरू होने वाला है। हमें इसे क्यों सहना चाहिए? हमें उनकी असहिष्णुता क्यों सहनी चाहिए? हमें उनके आदिम, बर्बर, गुफाओं जैसे व्यवहार को क्यों सहना चाहिए? क्यों? कार्ल पॉपर ने यह करीब 50-70 साल पहले कहा था। असहिष्णुता के प्रति सहिष्णुता कोई गुण नहीं है, लेकिन ये लेबल हमें दिए गए और हम इसके झांसे में आ गए। हम एक सहिष्णु समाज हैं। इसका क्या मतलब है कि हम एक सहिष्णु समाज हैं? यह कैसे है? सहिष्णुता हमारे लिए कैसे उपयोगी है, या ये समाज को कैसे बेहतर बनाती है? ये हमें 200 साल पीछे ले जा रही है। आपको 1820 या 1830 के दशक तक पीछे जाना पड़ेगा, जब स्पीकर कॉर्नर पर इस तरह की हिंसा होती थी। मैं आपको बताता हूं, पूरा समाज बिखर रहा है। वे इतने आक्रामक क्यों हैं? दफा हो जाओ। आप इसके बारे में क्या करने वाली है? कैसे? ये लोग इतने बेहया कैसे हो गए? जब मैं प्रवासी था, वैसे अब भी तकनीकी रूप से प्रवासी हूं, मैं ट्रेन में चढ़ता और आसपास के लोगों की आदतें अपनाता था। वे दिन याद है। मुझे नहीं पता आजकल मेलबर्न की ट्रेनें कैसी हैं, लेकिन पहले जब आईपॉड नए थे, लोग अलग थे। लोग अपनी किताबें पढ़ते या आईपॉड सुनते थे। कोई बात नहीं करता था और फोन पर भी जोर से नहीं बोलता था। ये वो समय था जब ट्रेन में 97% लोग ऑस्ट्रेलियाई ही होते थे।
पीक आवर ट्रैफिक, पीक आवर ट्रेनें खचाखच भरी होती थीं। हम लगभग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते थे, लेकिन कोई किसी को छूता नहीं था। तो मैं ये सब सीख रहा था, मैं ये तौर तरीके अपना रहा था। मुझे पता है, पाकिस्तान में ट्रेन भरी हो तो लड़का हो या लड़की, सबके साथ छेड़छाड़ होती है। ठीक है, मैं इस स्थिति को हल्का बना रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बस फर्क बता रहा हूँ। तो एक युवा के तौर पर जो एक विदेशी देश में आया और मुझे यह महसूस हुआ, सच में मैंने सोचा कि यह तो स्वर्ग है। यही फर्क था लाहौर और पाकिस्तान और मेलबर्न और ऑस्ट्रेलिया के बीच। मैं ये सब सीख रहा था, पर समझ नहीं आता कि ये लोग कैसे करते हैं। मुझे लगता है वह अफ्रीका से आया था। वो अफ्रीका से आए थे, ये लोग अफ्रीका से आए थे, और उनमें किसी वजह से हिम्मत थी। उन्हें लगा कि उनके लिए चिल्लाना, शोर मचाना और हंगामा करना बिल्कुल ठीक है। मैं ऐसा कर सकता, बंद करो, तुम्हारी मम्मी आ रही है। अगर वो शायद था तो शायद मैं ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहता था कि कहीं मेरा आपराधिक रिकॉर्ड ना बन जाए। आप जानते हैं, मैं किसी से लड़ाई नहीं करना चाहता था। मैं ऑस्ट्रेलियाई समाज का हिस्सा बनना चाहता था। मैं ऑस्ट्रेलियाई नागरिक बनना चाहता था। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि मेरा कोई आपराधिक रिकॉर्ड हो। इसलिए मैं हर चीज से बचता था। ये लोग उससे क्यों नहीं डरते? वे उससे क्यों नहीं डरते? जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे नेता अपने लोगों को बहुसांस्कृतिकता की छड़ी से मारते हैं। उन्होंने उन्हें बता दिया है कि आप उनकी प्राथमिकता सूची में सबसे नीचे हैं। ये लोग इसे देखकर और बेहया हो जाते हैं, इसलिए वे इतने बेहया हैं। इसीलिए ये आदमी इतना बेहया है। अगर उसने ऐसा सोचा होता कि अगर मैं वैसा कुछ करता जैसा उसने किया, जैसे मुझे नहीं पता कि मेरे पास असल में उस प्रदर्शनकारी का वीडियो है या नहीं, वह बहुत आक्रामक था। अगर ये लोग डरते होते, अगर ये लोग सोचते कि अगर वे ऐसा कुछ करते हैं, अगर वे ऐसी कोई हरकत करते हैं, तो उनके वीज़ा रद्द कर दिए जाएंगे और उन्हें उनके तीसरी दुनिया के गंदे देशों में वापस भेज दिया जाएगा, तो वे ऐसा नहीं करते। वे तो यह भी भूल जाते कि वे अपने पैगंबर से कितना प्यार करते हैं, क्योंकि आखिरकार वे खुश हैं। मैं इस बात पर अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार हूं। अगर इसका मतलब है कि वे किसी पश्चिमी देश में रह सकते हैं, तो वे अपने पैगंबर को भी कुर्बान कर देंगे। वे इन मुफ्त सरकारी भत्तों और मुफ्त सरकारी आवास का आनंद ले सकते हैं। उनके बच्चे ब्रिटिश टैक्स से मदरसों में जा सकते हैं। वे अपने पैगंबर को भी कुर्बान कर देंगे। हमें वहीं जाना है। हमें उन्हें याद दिलाना है कि बॉस कौन है, कौन सी मूल्य हमारे समाजों को चलाएंगे। ये इस्लामी मूल्य नहीं है। जिस आदमी को मैंने आपको पहले दिखाया था और जिसने केली का सिर काटने की धमकी दी थी, उसे ब्रिटेन और वहां के लोगों से डरना चाहिए। और मेरी राय में वो दिन आपकी सोच से ज्यादा करीब है। इसे देखो, इसे देखो। सही है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ होता है। हर कोई चिंतित है। हम रहे हैं और एक असली बच्चा। लेकिन हमारे लिए सौभाग्य से बहुत कुछ हुआ है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, तुम गलत दिशा में जा रहे हो। यहाँ क्या होगा? हम इस दुश्मन के लिए सबसे अच्छी गारंटी बनाएंगे, जैसे 50 और 14वीं में था, या उससे भी पहले। देखो, उनके पूर्वजों ने 18वीं और 19वीं सदी में क्या किया था। हाइड पार्क में बड़े राजनीतिक प्रदर्शन आम हो गए, खासकर मतदान के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार और संसदीय सुधार जैसे मुद्दों पर। और फिर ब्रिटिश सरकार ने 1872 में झुककर रॉयल पार्क्स एंड गार्डन रेगुलेशंस एक्ट 1872 पारित किया। जब तक लड़ सकते हो, लड़ो। जब तक जनसंख्या आपके पक्ष में है, तब तक संघर्ष करो। मुझे लगता है कि ब्रिटेन में अब भी 72% आबादी श्वेत जातीय ब्रिटिश है। श्वेत जातीय ब्रिटिश 72%। ये संख्या, जनसंख्या का वो हिस्सा, एक पीढ़ी के भीतर बहुत तेजी से कम हो जाएगा। 10 साल के भीतर यह संख्या घटकर 60% हो जाएगी। और मुझे लगता है कि अब 2056 तक श्वेत ब्रिटिश लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे। 2056 तक वे घटकर लगभग 40% रह जाएंगे। यानी दोस्तों, बस 30 साल दूर है, सिर्फ 30 साल दूर। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास अभी भी 2056 या 2050 तक का समय है। नहीं,
हर साल जो आप खोते हैं वे और अधिक शक्तिशाली होते जाते हैं। आप हर साल हारते हैं, आप हर दशक हारते हैं, वे और अधिक शक्तिशाली होते जाते हैं। और आपको याद रखना चाहिए, हाँ, आप शायद 70% है, लेकिन उनमें से 20% वोक लोग हैं। आप पहले से ही अल्पसंख्यक है। हो सकता है आपके पास सिर्फ 50% ही हो सकता है आप सिर्फ अपने श्वेत आबादी के 50% को ही इस इस्लामीकरण या अपने देश और अपनी संस्कृति के आत्मसमर्पण के खिलाफ खड़े होने के लिए मना सके। मुझे नहीं पता ये वीडियो चला पाऊंगा या नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड में म्यूजिक है। जब ब्रिटिश और अंग्रेज पुरुष साथ आए और डटकर खड़े हुए, वही लड़ाई खत्म होती है। डिजिटल युग समाप्त हो गया। फ्रांस हमारी मदद नहीं करता, बस हमें लाइन में लगा देता है। शॉन, क्या मैं फर्क ले सकता हूँ? इस वीडियो में आप एक वेबसाइट देखेंगे। नफरत और ब्लैक होल आप पर कोड नहीं करते, ये बहुत आसान है। उस पर क्लिक करने पर वो जुड़ने को कहेगा। आप क्लिक करें और अपना नाम, स्थान और संपर्क विवरण डालें। वहाँ एक छोटा सा डॉट है, वहाँ टेलीफोन नंबर के लिए एक तीर है, उस पर आपको दबाना है और उस देश को चुनना है जहाँ से आप आ रहे हैं। आप कहाँ से हैं? इंग्लैंड। जाहिर है लोग अब तक इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखें कि आप सही चुने। हमारे पास हजारों और हजारों बड़े लीग के ब्रिटिश पुरुषों की एक ब्रिटिश देशभक्त सेना है। कोई विरोध नहीं कर रहा है। हो गया, हम ब्रेंच में जुटे हैं और बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन हम इसका हिस्सा हैं। और अब मैं आपको एक बात अभी बता दूं, मुझे नहीं पता आप क्या पढ़ रहे हैं, मुझे यकीन नहीं है कि हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं शौहरत के लिए नहीं देख रहा हूँ, अब आप देखेंगे मैं यहाँ हूँ इस यात्रा के लिए कुछ महसूस करने के लिए। बहुत जल्दी जब ये हो चुका होता है। मैं इंग्लिश चैनल में 50 नावें डालने की बात कर रहा हूँ। मैं डोवर पर पूरी तरह कब्जा करने की बात कर रहा हूँ। मैं यूनाइटेड किंगडम के किसी भी शहर पर नियंत्रण करने की बात कर रहा हूँ। मैं अब और भी और पहले से भी ज्यादा कड़ा प्रतिरोध करने की बात कर रहा हूँ। हमें दूरी क्यों बना ली? बेलफास्ट में मुझे ये प्रेरणा मिली है कि जब हर कोई इस समिति में शामिल होता है तो बदलाव लाया जा सकता है, और यही बिल्कुल होने वाला है। कृपया साइन अप करें और हम आप सभी से बहुत जल्द मिलेंगे। चलिए। मुझे नहीं पता वे बदलाव लाना चाहते हैं या क्या मतलब है। वे इंग्लिश चैनल में 50 नावें और डोवर पर कब्जा चाहते हैं। वे बेलफास्ट दंगों से क्या प्रेरणा ले रहे हैं, मुझे नहीं पता। इन लोगों ने चेहरे नहीं छुपाए। मुझे नहीं पता वे क्या कह रहे हैं, वो कानूनी है या नहीं। अगर ये गैर कानूनी है तो इन पर आसानी से कार्रवाई हो सकती है। निश्चिंत रहें, ऐसी चीज़ें अब और आम होंगी। हाँ, अगर वे गैर कानूनी काम करेंगे तो सरकार कार्रवाई करेगी और उनका नेटवर्क बंद कर देगी। फिर भी वे सीखेंगे, वे अंडरग्राउंड हो जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे? आप सिर्फ इसलिए एक और मोर्चा खोल रहे हैं ताकि आप बाढ़ ला सकें। यूनाइटेड किंगडम को इन तीसरी दुनिया के बर्बर लोगों से भर सके जो ब्रिटेन की हर चीज से नफरत करते हैं। आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? तो मुझे नहीं पता। मैंने हमेशा कहा है कि यूके पश्चिम बनाम तीसरी दुनिया की विचारधारा के युद्ध में सबसे आगे रहने वाला देश होगा।